वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो कमान अलग अलग विपक्ष के नेताओं ने संभाली है, वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती हुई नजर आई है। प्रचार पाकिस्तान तक भी पहुंचा है, तो निश्चित तौर पर ये जो चीज़ें हैं इनका कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो असर भी पड़ता है। हिंदी भाषी राज्य हैं जहाँ पर चुनाव संपन्न हुए हैं, वहाँ पर बीजेपी इंडी गठबंधन के मुकाबले काफ़ी आगे है। जिनका परिणाम होगा वो चौंकाने वाला होगा और विरासत कानून इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगा। देखिए, काफ़ी हद तक अगर देखें इस इलेक्शन को तो मोदी की लहर का इम्पैक्ट है, खासकर जहां हिंदी भाषी राज्यों में जहां इलेक्शन संपन्न हो चुके हैं वहां पर बीजेपी लगभग बढ़त बनाती हुई दिख रही है। तो जो बीजेपी का 400 पार का नारा है, उसमें जिन राज्यों में हिंदी भाषी राज्य हैं जहां पर चुनाव संपन्न हुए हैं, वहाँ पर बीजेपी इंडी गठबंधन के मुकाबले काफ़ी आगे है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इलेक्शन पूरी तरह से मोल्ड हुआ है, आप देख रहे हैं हिंदुत्व की चर्चा हुई है, आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो विषय हैं उन पर चर्चा हुई है। तो ऐसे में ओवरऑल जो वोटर निकला, घर से निकला, तो उसने मोदी के चेहरे को ही देखकर वोट किया है। बिल्कुल, देखिए अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये विधानसभा चुनाव से हटकर होता है, और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से इतर लोकसभा के मुद्दे भी अलग होते हैं। शुरुआत में अगर देखें तो जहाँ कांग्रेस ने बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दे उठाकर सरकार को घेरा था, वहीं सरकार ने शुरुआत से अगर देखें तो राम मंदिर, धारा 370 हटाना, कश्मीर में अमन चैन और विकास सहित अन्य मसलों पर जो है प्रचार को आगे बढ़ाया। लेकिन धीरे धीरे जब अगर देखें इस प्रचार में तो बात सिंदूर, मंगलसूत्र तक पहुंची। विपक्ष ने भी इस पर निशाना साधा, मोदी ने भी खुद सिंदूर को, मंगलसूत्र को खूब अपने भाषणों में, चुनावी सभाओं में बीजेपी ने पूरी तरह से भुनाया। बाद में पाकिस्तान का भी मसला जैसे आया, कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत करना चाहिए, डरना चाहिए, और पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। तो उसके काउंटर में निश्चित तौर पर जब सरकार के मुखिया मोदी हैं, उन्होंने भी कई इस पर कमेंट किए अपनी सभाओं में, ये तक कह दिया कि पाकिस्तान को चूड़ियाँ पहनाने के लिए हम पहना देंगे, उसके पास चूड़ियाँ नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो देश के मुद्दे थे, चाहे राम मंदिर हो, धारा 370 हो, बेरोजगारी का हो, या फिर अमन चैन का हो, या फिर राम राज्य का हो, इन मुद्दों से हटकर चुनाव जो है प्रचार पाकिस्तान तक भी पहुंचा है। तो निश्चित तौर पर ये जो चीज़ें हैं इनका कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो असर भी पड़ता है। राम मंदिर को अगर ले लें तो हिंदुत्व की जो लहर थी कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है, क्योंकि लोकसभा में वोटर जब वोट डालने जाता है तो उसके दिमाग में केंद्र सरकार रहती है, चाहे वो मोदी सरकार है वो, या फिर जो भी विपक्ष में है उनके पैरेलल, इन सबको तुलनात्मक देखने के बाद ही मतदाता वोट करने के लिए जाता है। तो राम मंदिर हो, धारा 370 हो, पाकिस्तान हो, या मंगलसूत्र हो, या सिंदूर हो, चूड़ियाँ हो, या बंगाल का संदेशखाली मामला, इन सब जो मुद्दे हैं, बयान है, इनका अपने अपने इलाकों में असर पड़ेगा, और निश्चित तौर पर ये चुनाव परिणामों में भी देखने के लिए हमें मिलेगा। देखिए, बिल्कुल इस बार का लोकसभा चुनाव बीजेपी और विपक्ष के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा 2014 और 2019 में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटों में इजाफा किया, और इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है, इस बार बीजेपी 400 पार, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कड़ी तैयारी इस पूरे लोकसभा चुनाव में रही है। और जिस तरह के 4 चरण निकले हमने देखा, मोदी के चेहरे पर पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में नज़र आई है। हमने देखी बड़ी बड़ी सभाएं की गई, और सीधे तौर पर सिर्फ एक चेहरा रहा, वो है नरेंद्र मोदी, यानी देश के प्रधानमंत्री। कोई भी प्रत्याशी रहा हो, कोई भी क्षेत्र रहा हो, हर क्षेत्र में मोदी के नाम के ज़रिए ही भारतीय जनता पार्टी इन 4 चरणों को पार करी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर तस्वीर को अगर देखते हैं तो दूसरी ओर तस्वीर में साफ देखने में आया है कि इस बार की जो तस्वीर विपक्ष बतौर रही है, विपक्ष के चेहरों में अगर देखें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित तमाम विपक्षी गठबंधन के जो बड़े चेहरे हैं वो अलग अलग मोर्चों पर तैनात नजर आए हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि हिंदी भाषी क्षेत्र, इसके अलावा उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो कमान अलग अलग विपक्ष के नेताओं ने संभाली है, वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती हुई नजर आई है। हम देखें, ग्वालियर चंबल अंचल में देखने में आया था किस तरह से प्रियंका गांधी का दौरा हुआ। यहाँ पर उन्होंने क्षेत्रीय भाषा के जरिए जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की, यानी उनके बीच अपनी कोशिश की थी कि उनके बीच जगह बने, और उस आधार पर जिस तरह से हमने देखा कि पूरे ग्वालियर चंबल ही नहीं, पूरे देश के अंदर मंगलसूत्र का मुद्दा
बेहद कहा जाए तो मर्म तरीके से उन्होंने जनता के बीच में रखा और उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र की बात जो बीजेपी कर रही है उसमें दूसरी ओर कहीं ना कहीं मंगलसूत्र जो है उनके परिवार ने अपना खोया है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों में देखें तो नरेंद्र मोदी नजर आए, वहीं दूसरी ओर विपक्ष चेहरे में देखें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित तमाम अन्य बड़े चेहरे चुनाव मैदान में रहे हैं। ओवरऑल जनता के बीच एक जो मैसेज है उस मैसेज के आधार पर देखें इस बार जनता सीधे तौर पर देख रही है, साइलेंट मोड में है। और हमने देखा पहले चरण के दूसरा चरण, दूसरे चरण के बाद तीसरा चरण और तीसरे चरण के बाद चौथा चरण, आपने देखा मतदान प्रतिशत में इजाफा हुआ है, सीटों में लगातार इजाफा हुआ है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता के बीच, पक्ष और विपक्ष के बीच जनता किसे अपना नेता चुनती है। बिल्कुल, ये जो विरासत टैक्स की बात, जहाँ तक मुद्दा जो कांग्रेस ने उठाया था, उस मुद्दे को लेकर के बीजेपी एक आक्रामक रूप से उन पर हमला करती रही है। भाषणों के हर मंच पर आप देखें तो वो भाषणों में उनका एक मुख्य बिंदु ये विरासत टैक्स रहा है। अब इस विरासत टैक्स की जहाँ तक बात की जाए तो आम जनता में ये एक भय व्याप्त करने वाली बात थी कि यदि कांग्रेस की सरकार दोबारा से सत्ता में आती है तो, और यदि वे विरासत कानून लागू करती है तो जहाँ तक बात आई कि वो हर व्यक्ति के घर में जो मंगलसूत्र की जांच करने, उस पर टैक्स लगाने वाली बात आई है, मंगलसूत्र छीनने की जहाँ तक बात आई है, तो हर एक व्यक्ति जो एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है वो किसी तरह से अपने इस गहने के रूप में अपनी संपत्ति को एकत्रित करके रखता है आने वाले एक बुरे समय के लिए। यदि सरकार दोबारा से कांग्रेस की आती है और ये विरासत कानून लागू होता है तो जनता में भय व्याप्त होना स्वाभाविक है। उसे ये लगता है कि उसका जो धन है, जो विरासत के रूप में उसे अपने पूर्वजों से मिला है, उनके माता पिता के द्वारा मिला है, उनके पूर्वजों ने इकट्ठा करके जैसे तैसे पाई जोड़ करके उनके लिए इकट्ठा करके उनको दे करके गए हैं, जो उनकी अब विरासत है, वो भी अगर छिन जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे। और इस मुद्दे को बीजेपी ने पूरी तरह से अपने भाषणों में लें या अपने इस लोकसभा चुनाव का एक मुख्य मुद्दा बनाया। ये इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आम व्यक्ति में इसमें जो भय व्याप्त हुआ है, इस चुनाव में कांग्रेस को उसका बहुत खामियाजा उठाना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से जब ये परिणाम आएंगे तो हो सकता है कि जिसकी कोई हम उम्मीद नहीं कर सकते थे, ऐसे कई चुनाव जो होंगे जिनका परिणाम होगा वो चौंकाने वाला होगा। और विरासत कानून इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगा और इसका पूरा लाभ भाजपा की हमारी जो यदि सरकार आती है तो उसको कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि ये विरासत कानून कांग्रेस को ले डूबा। यही हमारी एक बात है विरासत कानून को लेकर। जनता पर तो कोई असर नहीं दिखा, लेकिन संविधान ख़त्म करने की बात है। ये संविधान ख़त्म करने की बात तो फालतू की बात है। अगर संविधान ख़त्म हो जाएगा देश कैसे चलेगा? कोई संविधान से ही पूरा देश चल रहा है आजकल। अब जो संविधान ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, संविधान अगर ख़त्म भी होता है तो देश जनता के हवाले हो जाएगा। जहाँ जनता के हवाले देश हुआ है तो आप समझ सकते किस तरह से देश चल रहा है। संविधान ख़त्म करना ना ख़त्म करना जो किसी के हाथ में नहीं है। संविधान सब जानते हैं। संविधान आजकल ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन देख रहे हैं क्या क्या संविधान के राइट्स हैं, क्या क्या नहीं है। पूरी जनता को पता, जनता जागरूक हो चुकी है और इसलिए वो जनता अपना मताधिकार का प्रयोग स्वयं कर रही है और आने वाले प्रधानमंत्री कैसे चुने वो सब अच्छी तरह जानती है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।